बेन आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था और ब्रेन ट्यूमर भी कैंसरस। उसका इलाज तो किया जा रहा था लेकिन डॉक्टर बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे। बेन का बाप उसकी तरफ देखते हुए अपने आंसू पूंछ रहा था, जबकि बेन एक निगहदाश्त वाले वार्ड में खुशम बैठा हुआ था क्योंकि उसकी ताज़ा ताज़ा केमोथेरेपी हुई थी। कुछ तकलीफ़ तो उसे ज़रूर हुई लेकिन वो ये समझ रहा था कि वो ठीक हो जाएगा। उसके डॉक्टर भी उसको यही बताते थे कि बेटा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाप को हकीकत का पता था। बाप को पता था कि उसके पास 6 से 9 महीने हैं। बेन भागता हुआ अपने बाप के पास आया और उसने कहा कि बाबा आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? देखिए मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। बाप ने एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा, बिल्कुल तुम जल्दी ठीक हो जाओगे बेन। लेकिन एक आंसू बाप की आंखों से टपकता हुआ उसकी गालों तक चला गया। बेन हैरान हुआ और उसने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो ठीक हो रहा हूं। बाप ने कहा, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन बेन नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं मर रहा, उसके साथ साथ उसका बाप भी मौत के मुंह की तरफ जा रहा है। ये कहानी है जिसका नाम है द डाइंग फादर और इस कहानी का इस्तेमाल एक एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में ये कहानी एनिमेशंस के साथ लोगों को दिखाई जाती है। इसको ज़्यादा ड्रामेटिक बनाया जाता है ताकि लोगों पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। और ऐसे काम करने वाले हैं डॉक्टर पॉल जे जैक, जो कि अमेरिका के एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और ये कहानियों की पावर पर साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। इनका कहना है कि कहानी हमारे दिमाग की साख को बदल सकती है। एक अच्छी कहानी हमारे दिमाग की साख को बदल सकती है। इनकी किताबें भी देख सकते हैं। द मॉरल मॉलिक्यूल इनकी किताब है और ट्रस्ट फैक्टर इनकी किताब है। इस एक्सपेरिमेंट के अगले हिस्से में ये देखने के लिए कि क्या वाकई कहानी हमारे दिमाग की साख को बदल सकती है, जो पार्टिसिपेंट्स थे जो ये कहानी सुन रहे थे उनके ब्लड सैंपल्स पहले ही ले लिए गए थे और उनको अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया और उसके बाद उनको ये कहानी सुनाई गई और दोबारा उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए और देखा गया कि क्या उनके ब्लड सैंपल्स में कोई फ़र्क आया। तो हमें पता चला कि 2 किस्म के केमिकल्स बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में पैदा हुए। इन केमिकल्स की वजह से हमारे सोचने समझने की सलाहियत में फ़र्क आया। पहला केमिकल जो मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो है कोर्टिज़ोल। कोर्टिज़ोल इसको स्ट्रेस केमिकल भी कहा जाता है। जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं, एकदम खौफ में आते हैं, तो कोर्टिज़ोल प्रोड्यूस होता है। मसलन आपने अगर सांप देख लिया तो आपने अब फेयर और फ्लाइट, यानी आप परेशान भी हुए और आपने भागना भी है, तो कोर्टिज़ोल केमिकल आपकी बॉडी में सेल लेवल तक प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक और अहम चीज़ ये होती है कि ये फोकस करने पर आपको मजबूर करता है। तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं कोर्टिज़ोल जब प्रोड्यूस होता है। मैं आपको यहाँ पर केमिकल फार्मूला भी दिखा रहा हूँ, तो आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, अटेंटिव होते हैं। तो कहानी जब आपको सुनाई जा रही थी तो एक तरफ तो आप डिस्ट्रेस में थे, एंजाइटी थी, परेशान थे और उसकी वजह से कोर्टिज़ोल प्रोड्यूस हुआ और उसके प्रोड्यूस होने के बाद आप बहुत ज़्यादा फोकस हुए। तो पहला जो बदलाव आया वो तो ये आया। और दूसरा बदलाव आया एक और केमिकल जो कि ऑक्सीटोसिन कहलाया जाता है, जिसे लव केमिकल कहते हैं। वो आपको खुश करता है, वो आपको रिलैक्स करता है, एम्पैथी, दूसरों की जगह अपने आप को रखकर महसूस करने पर मजबूर करता है। मैं आपको यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के बारे में बता रहा हूँ। तो जब ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में जाता है तो आप खुश होते हैं,
आप दूसरों के लिए मोहब्बत पाते हैं, आप दूसरों के लिए अपनी बॉडी में एक जज्बा पाते हैं, आप मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 2 किस्म के केमिकल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुए, जो कहानी मैंने आपको सुनाई। और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि इस कमरे में मौजूद, जिस कमरे में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, किसी भी स्ट्रेंजर को आप पैसे दें, क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसों की। तो देखा कि बहुत से लोगों ने स्ट्रेंजर्स को पैसे देना शुरू कर दिए, बिल्कुल एक अजनबी को। और वो लोग ज़्यादातर वो थे जिनकी बॉडी में इन दोनों केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा पैदा हुई थी। उन्होंने आगे पैसे देना शुरू कर दिए, उस अजनबी की मदद करना शुरू कर दी। फिर इसी एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया गया अगले स्टेप में कि एक अस्पताल है, कैंसर अस्पताल, जहाँ पे बच्चों के कैंसर का इलाज किया जाता है, उसको चैरिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी जिनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल ज़्यादा पैदा हुए, उन्होंने फ़ौरन चैरिटी करना शुरू कर दी। इस एक्सपेरिमेंट ने यह भी बताया कि आपको चैरिटी अगर चाहिए तो आपको ऐसे एड्स बनाने चाहिए जिनमें एक कहानी छुपी हो, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ये 2 केमिकल प्रोड्यूस हों, तो आपको चैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। चैरिटी हासिल करने का साइंटिफिक तरीका भी बताया गया। लेकिन फिर डॉक्टर साहब इससे भी अगले लेवल पर गए और उन्होंने सोचा कि क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहानी जिसको सुनाई जाएगी, उसको सुनाने से पहले हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पैसे हमें देगा चैरिटी में कि नहीं देगा, इस कहानी का इफेक्ट क्या होगा। और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने पहले ही कुछ सैंपल्स टेस्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने स्किन कंडक्टेंस का टेस्ट किया, उन्होंने ब्लड कलेक्ट किया, उन्होंने हार्ट रेट कलेक्ट की। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सी और चीज़ें की और उनके अंदर मौजूद कॉर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन के अलावा बाकी पैरामीटर्स को देखा और फिर अंदाज़ा लगाया, प्रिडिक्ट किया कि ये लोग चैरिटी देंगे इस कहानी को सुनने के बाद, और इतनी ज़्यादा देंगे, अमाउंट भी बताया। और जब उनको वो कहानी सुनाई गई उस ग्रुप को और उनको कहा गया कि आप कैंसर के एक हॉस्पिटल के लिए चैरिटी दें, तो जिन लोगों ने चैरिटी दी वो तकरीबन 80% मैच कर रहे थे प्रिडिक्शन से। जो अंदाज़ा हमने लगाया था इस एक्सपेरिमेंट से पहले, उससे 80% मैच हुआ। उन लोगों ने चैरिटी दी जो कि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि कहानियाँ बहुत तेज़ी से हमारे दिमाग को बदलती हैं, हमारे रवैयों को बदलती हैं। इसलिए अगर हमें कहानी की ताकत का अंदाज़ा है तो हम लोगों को बदल सकते हैं, लोगों को प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको एक और रिसर्च के बारे में बताता हूँ जिसमें बताया गया कि जब हम एक कहानी सुनते हैं, जिस तरीके से इस रिसर्च में मैंने आपको बताया, तो हम 2 कहानियाँ ले लेते हैं। एक कहानी जिसमें एक बच्चा और एक बाप पैदल जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस कहानी, बेन की कहानी, जिसमें हमारे पास इमोशंस हैं, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रेस है, एम्पैथी है, ये सुनाई जाए। तो जिन लोगों ने सिर्फ बच्चे और बाप की एक वॉक देखी, जो कि ज़ू की तरफ जा रहे हैं, चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, और उसमें कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने किसी किस्म की चैरिटी नहीं दी, उन्होंने अपने दिमाग को चेंज नहीं किया, उनके ब्लड लेवल्स में किसी किस्म की चेंज नज़र नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ जब कहानी प्रॉपर तरीके से सुनाई गई तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आई। जब हम लेक्चर में बैठे होते हैं या मीटिंग में बैठे होते हैं तो साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हिस्से एक्टिव होते हैं। इसीलिए जब हम लेक्चर से, एक बोरिंग लेक्चर से उठते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ें भूल चुके होते हैं। हम जब मीटिंग से उठते हैं तो वही चीज़ें ज़हन में रहती हैं जो हमने लिखी होती हैं, और ज़्यादातर चीज़ें हम भूल चुके होते हैं। लेकिन जब हम कहानी सुन रहे होते हैं, तो जब fMRI किए गए, फंक्शनल MRI स्कैन्स किए गए, तो हमें पता चला कि जब कहानी सुनाई जा रही होती है, और कहानी भी अच्छी कहानी, जिसको मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि अच्छी कहानी के क्या लवाजमात होते हैं, तो पूरा दिमाग फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है। इसलिए आपकी सेंसेस भी काम कर रही होती हैं, आप कहानी को सुनाने वाले को देख रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप उस कहानी को एनालाइज कर रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, उसकी लैंग्वेज पे गौर कर रहे होते हैं, उसे महसूस भी कर रहे होते हैं। तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों एक्टिव होते हैं और बड़ी तेज़ी से आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसलिए जब ज़्यादा दिमाग एक्टिव होता है तो आपकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेमोरीज बनती हैं, और आपकी बॉडी भी उसी तरीके से बदलती है, तो आपकी मेमोरीज भी बहुत बनती है, क्योंकि इमोशंस भी हैं और सेंसेस भी हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी रिसर्च ये कहती है कि कहानी सुनने के साथ, जब आप लोगों को कहानी सुनाते हैं तो उनके
मिरर न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं। कहानी का जो हीरो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी का हीरो, जब आप एक बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी के हीरो, इस तरीके से इस कहानी में बेन हीरो था या उसका फादर हीरो था, बच्चे उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, उसकी नकल उतारने की कोशिश करेंगे और लाशऊरी तौर पर करेंगे। और इसकी वजह है, मैंने आपको बताया, मिरर न्यूरॉन्स, जो कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है। और ये वो दिमाग का हिस्सा है जो कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो बच्चा आपको फ़ौरन कॉपी करने की कोशिश करता है, तो एक्चुअली उसके मिरर न्यूरॉन्स देख रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं और वही चीज़ अपने ऊपर ढाल लेते हैं। जब हम कहानी में बेन की स्टोरी सुन रहे थे और उसके बाप की बातें सुन रहे थे तो कुछ देर के लिए हमें फील हुआ कि शायद बेन हमारा ही बच्चा है, तो हम इमिटेट कर रहे थे, हम वो सारे के सारे जज्बात से मखमूर थे जो कि उस वक्त बेन के फादर के जज्बात थे। और उसकी साइंटिफिक वजह यह है कि हमारे पास मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सबसे पहले बंदर में देखे गए, बंदर में डिटेक्ट हुए। और बंदर आप देखें कितनी तेज़ी से नकल उतारता है, नकल करता है। तो जब बच्चा एक सीखता है वो अपने मिरर न्यूरॉन से सीखता है और लोगों को कॉपी करके सीखता है। तो अगर कहानी अच्छी है तो आपके मिरर न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और लोग आपके इमोशंस को, जो आप उनको बताना चाहते हैं, उसको परसीव भी करेंगे। लेकिन अगर हीरो अच्छी हरकतें कर रहा है तो आपके बच्चे भी वैसे ही बनते जाएंगे। और अगर आपने कहानी ऐसी सुनाई जिसमें हीरो एक नेगेटिव रोल कर रहा है तो फिर यकीन जानिए कि आपके बच्चे भी उसी को इमिटेट करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे। तो कहानी भी बहुत सोच समझ के सुनानी होती है। और तीसरी रिसर्च हमें ये बताती है, जो कि डॉक्टर यूरी हैजन ने की, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए की। और इन्होंने न्यूरल कपलिंग का जिक्र किया कि जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो आपके दिमाग की एक कनेक्शन बन जाता है, जिसे न्यूरल कपलिंग कहते हैं। तो जो कहानी सुनाने वाला है वो जिस तरीके से फील करके कहानी सुना रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जो सुन रहा होता है वो भी वो फीलिंग हासिल कर रहा होता है। उसको भी ऐसा लगता है कि कहानी में ऐसा ही हो रहा होता है। तो इसे कहा जाता है कि आप कहानी के ज़रिए लोगों के दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं, बच्चों के दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए कहानी में ये बहुत ज़्यादा अहम बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम कहानी सुनाते हैं तो उसके हीरो में जो खूबियाँ होंगी, जिस बच्चे को आप वो कहानी सुना रहे हैं वो बच्चा भी उन्हीं खूबियों को हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर हीरो बहुत ज़हीन है तो बच्चा भी ज़हीन होने की कोशिश करेगा। अगर हीरो बहुत ज़्यादा काबिल है, अच्छा है, अच्छे अखलाक रखता है, तो आपका बच्चा जो कहानी सुन रहा है वो भी उसको बड़ी तेज़ी से वैसे ही बनने की कोशिश करेगा। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, छोटी क्लासेस में तो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन बड़ी क्लास में कहानियाँ नहीं सुनाई जाती। आज की साइंस ये कहती है कि कहानियों से इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है और सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखता है। इसलिए मैं इस चीज़ पर जोर दूंगा कि हमें दोबारा कहानियों को अपनी एजुकेशन में लाना पड़ेगा। हमें लोगों को इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनानी होंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बहुत से लोग सिर्फ कहानियाँ सुना कर बहुत बड़े मोटिवेटर्स बन चुके हैं। और ये काम उनका नहीं है। आज से कई 100 सालों पहले हम जब अरेबियन नाइट्स की बात करते हैं, जहाँ पर कहवा खानों, अरब के, मिडल ईस्ट के कहवा खानों में 1001 कहानियाँ सुनाई जाती थीं, जिससे अलादीन का चिराग भी निकलता था और जिससे और भी बहुत सारे करैक्टर, अली बाबा 40 चोर और इस किस्म के करैक्टर्स पैदा हुए। वो कहानियाँ आज भी हम बड़े शौक से सुनते हैं और लोग उन कहानियों को सुनने के लिए दूर दूर से उन चाय खानों पर और कहवा खानों पर आते थे। तो अब मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम इस चीज़ पर करूँगा कि कहानी की ताकत को पहचानें। और कहानी की ताकत ये है कि उसके हीरो से, उस कहानी से आप ना सिर्फ लोगों को चैरिटी देने पर, पैसे देने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जो असल कहानी की ताकत है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।